हेलो एवरीवन, मैं विजय उपाध्याय आपका ARB क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बेटा हम लोग 2023 का सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। 5 सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 5 सेट की आपके पास वीडियो भी उपलब्ध है यूट्यूब पे। तो आप लोग जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे पीछे के 5 सेट को पहले अच्छे से अपना रिवाइज कर लें, देख लें। उसके बाद हम लोग 6 सेट को देखेंगे, क्योंकि देखिए हर सेट को बेटा सॉल्व करना, अच्छे से रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्लास 10th में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट सेट था, फर्स्ट सेट में जैसे आप जो दर्पण से बनने वाले जो क्वेश्चन थे, उसमें हमने आपको बेटा पूरा का पूरा टेबल बनाकर कि इमेज कहाँ पे बनती है, कैसे बनती है, वो सारी कंडीशन सहित हमने आपको बताया है। और उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब 2023 का सेट नंबर 6 है EO। इसमें हम लोग फिजिक्स पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए अब हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, यानी कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें हमारा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और आभासी बनता है। तो यही चीज़ हम बता रहे थे बेटा। इसका टेबल हम फर्स्ट सेट में पूरा का पूरा बना के आपको बताए हैं। तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे हमारा सेट नंबर 1 देखे हैं वीडियो, उसमें आपको बताया गया था कि ऐसा आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, एक अवतल दर्पण है, जहाँ पे अवतल दर्पण पे जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है ना। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है, यानी मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो आप सबको बेटा पता है रेटिना पर बनता है। और रेटिना को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पिछले सेट में आ चुका है। ठीक है ना। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। देखिए अगर हम श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग और सबसे ज़्यादा प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलन होता है, तो आपको बेटा पता है कि जब हम क्या करते हैं, प्रिज्म जब लेते हैं और प्रिज्म से हमारा क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जैसे श्वेत प्रकाश इस पर पड़ता है, तो पड़ने के बाद ये ऐसे मुड़ जाता है और यहाँ से बेटा आपका क्या होता है 7 कलर निकलते हैं। और यह 7 कलर जो होते हैं, ये 7 कलर एक ऐसे ही रूप में बनते हैं और इनको बेटा हम लोग कहते हैं क्या, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है ना। और इनका जो नाम देते हैं विग्योर, हम यहाँ पे छोटा सा बनाए हैं, यहाँ पे नाम लिखते रहे हैं वी। तो ये आपके 7 कलर होते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ है, विचलन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सबसे कम यहाँ पे किसका है, ये रेड है। तो सबसे कम किसका होता है, रेड कलर का विचलन होता है। और सबसे अधिकतम देखा जाए तो सबसे अधिकतम बेटा सबसे नीचे वाला कलर कौन सा है, हमारा वायलेट है, यानी बैगनी कलर है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो अधिकतम कौन सा रंग विचलित हो रहा है, तो बेटा बैगनी कलर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा विचलित होगा। ओके, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाता है, यानी विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी, यदि देखिए चूंकि उत्पन्न ऊष्मा H= आपको फार्मूला पता है ना, क्या होता है I² होता है। जब हम इसमें धारा को दुगुना कर दे रहे हैं तो मान लीजिए कि ऊष्मा आपकी H' हो जाती है। धारा को जब आप दुगुना कर दोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2I² × RT। इसका स्क्वायर कर लोगे तो आप क्या, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये हो जाएगा I² RT। और I² RT को आप क्या कह रहे हो, H कहते हो, यानी H' क्या हो जाएगा 4H। इसका मतलब क्या है कि यदि आप धारा को दुगुना करते हो तो जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है वो पहले वाली ऊष्मा की कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 4 गुनी, यानी थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना।
अब चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो विद्युत चुंबक का क्रूड बनाया जाता है बेटा, जो क्रूड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, पटलित क्रूड होती है, ट्रांसफार्मर बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। आप लोग 12th में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। यहाँ पे मोटर है। अब देखिए अगर हम चुंबक का क्रूड जो बनाता है, इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि किस पदार्थ का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उपयुक्त पदार्थ आपका क्या होता है, मुलायम लोहा होता है, यानी नर्म लोहा भी कहते हैं इसे। मुलायम लोहे का ही उपयोग हम क्या करते हैं, इसको क्रूड के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है बेटा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। देखिए यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा किरण आरेख आपका सही है। तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट किरण आरेख को हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रकाश की किरण जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इंटर कर रही है, फिर टकराने के बाद ये वापस आ रही है। तो देखिए लेंस है, ये अवतल लेंस है, और लेंस में आपको पता है बेटा कि प्रकाश की किरण लेंस से होकर आगे बढ़ जाती है, ये नहीं इसका परावर्तन पीछे की डायरेक्शन में नहीं होता है। ये किरण आगे नहीं बढ़ रही, यहाँ से ही वापस आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है कि यहाँ पे देखिए किरण आरेख आगे गई है और यहाँ से इसका क्या हुआ है, जैसे ही कांच से बाहर यानी लेंस से बाहर निकली है तो इसका मार्ग में परिवर्तन हुआ, यानी ये विचलित हुई है और फोकस से होके जा रही है। लेकिन ये कंडीशन बेटा उत्तल लेंस में होता है। अवतल लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस में प्रकाश की किरण जाने पर यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पे इकट्ठा नहीं करता है, यह एक बिंदु प्रकाश की किरणों को और फैला देता है। तो ऐसी इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये आपका ऑप्शन गलत है। अब सी ऑप्शन हम देखते हैं। सी ऑप्शन में आपको दिखाया गया है कि प्रकाश की किरण समांतर मुख्य अक्ष के जा रही है और यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ चली गई, यानी इसका प्रसार हो रहा है, फैल रही है। और इसी किरण आरेख को जब पीछे लाया गया है तो लिया गया कि मुख्य अक्ष पर यह F पॉइंट पे एक दूसरे क्या कर रही है, मुख्य अक्ष को कट कर रही है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो लेंस से जब होके गुजरेगा, निर्गत होगा, लेंस से निकलेगा प्रकाश की किरण, तो उसके मार्ग में परिवर्तन होता है, यानी अपने मार्ग से क्या होती है, वो विचलित होती है। लेकिन यहाँ पे ये सीधे दिखाया गया है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव किसमें होता है, जल कोलाइडी विलयन द्वारा, जल द्वारा, पेट्रोल द्वारा, ये सभी। तो बेटा टिंडल प्रभाव आपका जो होता है वो कोलाइडी विलयन में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुविकल्प में आपके 7 क्वेश्चन थे, 7 सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा फिजिक्स में आपका वर्णनात्मक प्रश्न है 21 नंबर, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें दिया गया कि उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक वस्तु के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसे देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप बेटा क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें आए हैं जिसमें आपको बताया गया था कि अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। इससे बेटा ये क्वेश्चन 100% आपके सेट में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच में रखे। चलिए हम सबसे पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये आपका बेटा क्या होता है, ये आपका उत्तल दर्पण है, इसको हम लोग कलई कर लेते हैं। तो ये बेटा आपका ये क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो ये है, फोकस इधर होता है और वक्रता केंद्र भी इसका यहाँ पे होता है। अब हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु जो होता है उसको बेटा दर्पण का हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं।
तो बताया जा रहा है कि वस्तु को हम उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव और अनंत के बीच रखे हैं। तो ये ध्रुव हो गया और इस साइड क्या है, पूरा अनंत है। तो इसी के बीच में हम वस्तु को क्या कर देते हैं, रखते हैं। तो वस्तु से एक प्रकाश की किरण को हम लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होके जाती है, ठीक है ना। जो प्रकाश की किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से होके जा रही है। तो वक्रता केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, यहाँ पे आएगी, टकराएगी और इसी मार्ग पर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। लेकिन इस किरण को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं, जो वक्रता केंद्र से मैच करती है। यानी हमें ये पता चलता है कि जो किरण है एक ही अपने आई है, टकराई है, उसी स्थान पे वापस लौट गई है, उसी मार्ग पे वापस लौटी है। तो ये हमें पता चलता है कि यानी ये किरण को अगर मैच कराते हैं तो देखा जाता है कि ये वक्रता केंद्र से ही होके जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम कल्पना करते हैं ये। अब हम लोग एक दूसरी किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाती है, ठीक है ना। लेकिन अब इस किरण को हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि ये फोकस से होके जा रही है। और इस किरण, ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पे कट करती हैं यहीं पे इनका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब आपको देखिए पूछा भी गया है, ये किरण आरेख हो गया, आपसे पूछा है फिर आगे कि बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। बना हुआ प्रतिबिंब जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना है बेटा, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु से छोटा आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिए कि ये आपकी ए बी वस्तु है, तो ये आपका ए डैश और बी डैश इमेज है इसकी। तो वस्तु उसके आकार में क्या है, छोटा है, सीधा भी बना है और आभासी बना है, क्योंकि हमने ये किरणों को क्या किया है, कल्पना किया है, ठीक है ना। इमेजिन करके हम इसको माने हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आपसे पूछा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो देखिए, वाहनों में उत्तल दर्पण को ही हम उपयोगिता इसलिए बेटा देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृश्य क्षेत्र होता है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण का जो दृश्य क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है। यानी छोटे से ही दर्पण का यूज करते हैं हम, और वो छोटा सा दर्पण, उत्तल दर्पण क्या करता है, बहुत बड़े एरिया को छोटे में ही दिखा देता है। और इसका सबसे अच्छी बात ये है कि यह वस्तु को कैसा दिखाता है, सीधा दिखाता है, ठीक है ना। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं कि वाहनों में ही हम इसे पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसको क्या करते हैं, वरीयता देते हैं। ओके, तो आप इस जो हमने बताया आपको इसी के नीचे आप यहाँ पे लैंग्वेज में अपने लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि चित्र बनाकर आपको बेटा समझाना है कि जो आपका दीर्घ दृष्टि दोष है उसे कैसे संशोधित किया जाता है, सही किया जाता है। जैसे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है कि इंसान को दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना के पीछे हमारा क्या बनता है,
इमेज बनता है। यानी प्रकाश की किरणें जो होती हैं रेटिना पे जाके मिलती हैं तो हमारा इमेज बनता है। लेकिन रेटिना पे न मिलकर हमारी प्रकाश की किरणें कहाँ रेटिना के बाद पीछे जाके फोकसित होती हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसमें फिगर में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका नेत्र है, ये आपका नेत्र है बेटा, ये कार्निया है, और ये पीछे वाला भाग आपका क्या है, रेटिना है। ये पूरा आपका क्या है, रेटिना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी आंख में क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ये हमारा उत्तल लेंस है आंख का। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण जो होती है, ये हम मान लेते हैं एक मुख्य अक्ष के रूप में, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, यहाँ लेंस पे आपतित होती हैं, और ये किरणें ये रेटिना पे ऐसे अगर मिल रही हैं, ठीक है ना। ये आपका एक स्वस्थ मनुष्य की आंख है, यानी नेत्रिका है, जिसमें आपका ऐसे ही प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। अगर ऐसे रेटिना पे जाके ये तीनों किरणें मिल रही हैं तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इसका रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब व्यक्ति को आराम से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है तो इस दोष में क्या होता है बेटा कि ये जो किरणें हैं यहाँ पे आके मिलती नहीं है, ये किरणें अब पीछे जाके मिलती हैं। यानी ये रेटिना है तो ये किरणें आपकी ऐसे पीछे चली जाती हैं और ऐसे पीछे जाके मिलती है और यहाँ पे इमेज बनाती है, और आपकी रेटिना के बाद में जाके इमेज बन रहा है। तो रेटिना पे जब इमेज बन ही नहीं रहा है तो आपको बेटा वस्तु हमें क्या होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसके संशोधन के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके संशोधन के लिए हम इसी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं कि जो प्रकाश किरणें बाहर जाके एक दूसरे से मिल रही हैं वो किरणें क्या हो जाए, रेटिना पे आकर मिले। तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक और नेत्र बना दे रहे हैं, ये आपका बेटा उभरा हुआ भाग कार्निया है, यहाँ पे आपका क्या है, उत्तल लेंस है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम चश्मे के रूप में यहाँ पे क्या करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग कर लेते हैं। और जब उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं तो अब हमारी जो प्रकाश की किरणें बनती हैं, यानी कि प्रकाश की किरणें जो या किसी भी वस्तु की जो किरणें होती हैं वो जाके सीधे यहाँ पे क्या होती हैं, रेटिना पे मिलती हैं। और जब रेटिना पे मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा ये प्रतिबिंब हमें बनता है रेटिना पर और वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। और इस उत्तल लेंस को हम क्या करते हैं, चश्मे के रूप में चश्मे में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम करके क्या करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष का हम क्या कर लेते हैं, संशोधन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपसे दिया गया है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो आइए इसकी फोकस दूरी को हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये आपका फिगर हो गया, आप फिगर बना लीजिएगा और इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये कार्निया है, रेटिना है, इन सब का नाम आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखें नेत्र का निकट बिंदु दिया गया है, तो नेत्र के बेटा निकट बिंदु को हम लोग 20 से इंडिकेट करते हैं, 20 = 75 सेंटीमीटर दिया गया है। और सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी U आपका दिया है -25 सेंटीमीटर। तो आपको बेटा F को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या होता है बेटा, तो 1/f = 1/v - 1/u, ये आपका क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है। तो इस पे हम वैल्यूओं को पुट कर लेते हैं। तो 1/f = 1/v की बेटा वैल्यू कितनी है, -75 माइनस पहले से ये, और 1/u की वैल्यू है बेटा -25। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
तो 1/f इक्वल टू 1/-75 प्लस 1/25। ओके, तो f 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 75 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब 75 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 25 3 जा क्या होता है 75 और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। तो 1/f इक्वल टू प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 से 1 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/75। तो f इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका 75/2। ओके, आप इतने सेंटीमीटर कह सकते हो या आप डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा f इक्वल टू 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, यानी 37.5 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर की आपको क्या होगी फोकस दूरी की लेंस की जरूरत पड़ेगी। और यह फोकस दूरी देखिए पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कौन सी लेंस की जरूरत पड़ेगी, यानी हम कह सकते हैं कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, क्या पूछा है हमसे, पूछा है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो बस फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस उपयोग किया जाएगा। चलिए आप ये भी बता सकते हैं या आप ये सीधे लिख सकते हैं कि फोकस दूरी आपसे पूछा तो फोकस दूरी आप बता सकते हैं 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दीर्घ को हमने बताया कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे। तो हमने बेटा पिछले क्लास में भी पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि जैसे हम लोग नाम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, तो दूर बोलते हैं, इसमें प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग कर रहे थे उसमें उच्चारण क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो ऊ का मतलब क्या हो गया उत्तल लेंस, यानी हम बोलेंगे दूर, तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा हम लेंस यूज लेंगे, उत्तल लेंस ले लेंगे। और फिर जब निकट की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं निकट, तो इसमें अ आ रहा है, अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो अ से कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। यानी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि रिलेट करके याद कर सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे वह उतनी ही धारा ले। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियोज में मैं सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे सॉल्व कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा, जो नए आए हैं या जो नए जुड़ रहे हैं उनको नहीं पता, तो बेटा पिछली वाली वीडियो को देखोगे आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम ओरली बता दे रहे हैं कि जो हमारा चालक का प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पर, चालक की लंबाई पर क्या होता है डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। यानी यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है वोल्ट, V इक्वल टू 80 वोल्ट दिया है, ठीक है ना, 80 वोल्ट। तो कह रहा है कि 80 वोल्ट पर संचालित करने पर वो 10 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, यानी I की वैल्यू कितनी है आपकी 10 एम्पीयर। तो कह रहा है कि बल्ब को 240 वोल्ट पर अगर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे वह उतनी ही धारा ले। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहां से हम पहले एक प्रतिरोध निकाल लें, क्योंकि जैसे वोल्टेज यहाँ पे दिया गया है, धारा दिया गया है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रतिरोध तो इसका होगा।
तो चालक का इलेक्ट्रिक प्रतिरोध कितना है, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से आर इजकल टू बेटा क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। तो आर इजकल टू वी की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा 80 और आई की वैल्यू बेटा है आपका 10, यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 8 ओम आ गया। यानी जो आपका बल्ब था जिसमें हम 80 वोल्ट सप्लाई दे रहे थे और 10 एम्पियर की धारा होता है, उसका प्रतिरोध कितना था, उसमें 8 ओम था। अब 8 ओम पहले से ही है और फिर कह रहा है कि इसको हम क्या करें, 240 वोल्ट पर संचालित कर रहे हैं। अब आपकी V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 वोल्ट। हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया, अब वोल्टेज को बढ़ाएंगे और लेकिन कह रहा है कि धारा आपकी उतनी ही रहे, ठीक है ना। तो उतनी ही धारा का मतलब क्या हो गया कि I की वैल्यू आपकी 10 एम्पियर ही हो। तो बताया गया कि प्रतिरोध में हम कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो हम श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ रहे थे, देखिए पहले हमारा प्रतिरोध था R 8 ओम। अब हम मान लेते हैं कि इस 8 ओम के साथ भी एक और प्रतिरोध हम जोड़ लेते हैं R1 प्रतिरोध, इसी के साथ हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो टोटल हमारा प्रतिरोध कितना हो गया 8 प्लस R1, यानी इतना ओम का प्रतिरोध हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जब श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से अब बेटा यहाँ पे फिर से हम लगाएंगे फार्मूला R इक्वल टू वी अपॉन आई। तो R की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 प्लस R1 इक्वल टू वी की वैल्यू है 240 अपॉन आई की वैल्यू है 10। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस R1 इक्वल टू 24 या R1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 24 माइनस 8, तो R1 इक्वल टू बेटा हो जाएगा 16 ओम। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 16 ओम का जो प्रतिरोध है उसको हम श्रेणी क्रम में और जोड़ दें, यानी श्रेणी क्रम में इसी प्रतिरोध के साथ जो पहले से प्रतिरोध वर्क कर रहा है उसी में हम 16 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ही जोड़ देते हैं। तो आपका जो करंट है 240 वोल्ट देने पर भी उस करंट कितना रहेगा, 10 एम्पियर रहेगा। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को रखें, टोटल प्रतिरोध अगर पूछा जाए तो टोटल प्रतिरोध आप निकाल सकते हो 8 प्लस 16, यानी टोटल कितना हो गया है 24 ओम रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। चलिए बेटा 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। देखिए किलोवाट घंटा क्या होता है, किलोवाट घंटे में हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा सामर्थ्य वाले हम क्या करते हैं, वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होने वाली जो हमारी वैद्युत ऊर्जा होती है उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट घंटा की आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा, परिभाषा जो हमने बताया है। अब यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो आप देखिए 1 किलोवाट आवर्स जो होता है वो कितने जूल के बराबर हुआ। तो देखिए पहली बात कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो आपका हो जाएगा 1000 वाट। और 1 आवर्स में कितने आपके सेकेंड होते हैं, तो 3600 सेकेंड। और आप यहाँ पे वाट इंटू सेकेंड को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये हमारा बन गया जूल, ठीक है ना। यानी 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू, यहाँ पे अगर टोटल का देखोगे तो देखो बेटा 3 यानी 36 इंटू 2 जीरो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे 10 की पावर क्या लिख सकते हो 5 जूल, या आप लिख सकते हो 1 किलो आवर्स इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलो आवर्स में जो आपसे पूछा गया है कि कितना जूल होता है, तो वो बेटा आपका ये हो गया कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। अब यहाँ पे देखिए आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट एंड 2.2 किलोवाट अंकित है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए V इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, V इक्वल टू दिया गया है 220 वोल्ट,
ओके। और P इजकल टू दिया गया है 2.2 किलोवाट, इतना अंकित दिया गया है। और समय दिया है कितना, 3 घंटे के लिए कार्य करता है, यानी आवर्स कितना है आपका, 3 आवर्स है। तो यहाँ पे आपको जब इतना दे देखिए, पहले यहाँ किलोवाट है तो किलोवाट को अगर वाट में चेंज करेंगे तो 2.2 इंटू 1000 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2200 क्या हो जाएगा, ये वाट हो जाएगा। ओके, इसको वाट लिख लीजिए। अब यहाँ पे जब इसे सॉल्व करते हैं, हमें देखिए सबसे पहले क्या बताना है, प्रयुक्त ऊर्जा बतानी है। तो प्रयुक्त यानी विद्युत ऊर्जा जो होगी आपकी, कितनी विद्युत ऊर्जा आपकी यूज की गई, तो विद्युत ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, वाट गुणे घंटा बटे में 1000, यही होता है। तो वाट कितना दिया गया है बेटा आपका, तो 2200 इंटू घंटा कितना है, तो 3 है, अपॉन में क्या है 1000 है। तो 00 से बेटा 00 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 22 3 जा 66 अपॉन 10, या 10 से डिवाइड कर लोगे तो 6.6, ये क्या हो जाएगा, इतना किलोवाट घंटा होगा, या आप इसे यूनिट बोल सकते हैं कि इतना यूनिट हो जाएगा खर्चा। ओके, अब आपसे पूछा है तथा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो देखिए प्रवाहित विद्युत धारा कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए P भी दिया है, V भी दिया है, तो I आपको पता करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चूंकि P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। ओके, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, I इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है बेटा, तो 2200 अपॉन आपका, अब यहाँ पे V की वैल्यू कितना है, तो 220 है। तो देखिए 10 से 10 22 10 जा क्या होता है 220, यानी I इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा बेटा 10 एम्पियर आ जाएगा। ओके, तो आपसे विद्युत धारा और ऊर्जा पूछा था, विद्युत धारा आपकी 10 एम्पियर और जो आपसे व्यय ऊर्जा है तो वो 6.6 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसी में देखिए, इसी में आपका एक अथवा क्वेश्चन भी दिया है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए बेटा, इसी में 24 का ये जो अथवा क्वेश्चन दिया है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताइए। इस प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम बताइए। नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चलिए यहाँ पे देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है आपको दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के 2 उपाय बताइए। देखिए पहली बात ये है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है F इक्वल टू क्या होता है, IBL साइन थीटा होता है। ठीक है ना, ये आपका बल होता है। अब इसको हमें बढ़ाना है, तो कोई 2 उपाय आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट आपको क्या मिल जाएगा उपाय कि F अनुक्रमानुपाती यहाँ पे क्या है, I है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि यदि हम धारा के मान को बढ़ाते हैं तो बल अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि बल क्या है, धारा के अनुक्रमानुपाती है। तो पहला आपके उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि यदि F अनुक्रमानुपाती यहाँ पे क्या, इस फार्मूले से B भी है, यानी यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तब भी आपका बल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। तो इसको आप लोग दिखा के अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो बेटा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रभाव पर कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम बताइए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव पर तो बहुत सारे उपकरण कार्य करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या है, मोटर है। ठीक है ना। तो मोटर आप लिख सकते हो कि इस पर आपका क्या करता है, मोटर एक उपकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव पर क्या करता है, वर्क करता है। अब आपसे पूछा है कि नामांकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, तो फ्लेमिंग ने ये बताया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बेटा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया, यानी तीनों उंगलियां आपकी क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है ना।
इसको तर्जनी कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, अंगूठा है। तो यहाँ पे ये बताया था फ्लेमिंग ने कि यदि तीनों उंगलियों को हम इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी यदि आपकी किसको इंडिकेट करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, तो जो मध्यमा है यह वैद्युत धारा को और अंगूठा किसको इंडिकेट करेगा, बल की दिशा को इंडिकेट करेगा। तो देखिए यहाँ पे जिसकी बेटा आर्ट अच्छी है तो वो अपना हैंड का क्या कर सकता है, फिगर बना सकता है। अन्यथा आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए एक तर्जनी है, ये आपका क्या हो गया, अंगूठा हो गया और ये आपकी मिडिल फिंगर है। यानी यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, ये धारा की दिशा को, तो ये किसको दर्शाएगा, बल की दिशा को। और यहाँ पे टोटल ये क्या होता है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप फिगर बना के इसको भी आप दर्शा सकते हैं। तो आपका जो सेट नंबर 6 था फिजिक्स पार्ट, वो बेटा आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 7 सेट के साथ मिलेंगे। और आप यहाँ पे बेटा इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चनों में दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उसमें हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वही क्वेश्चन सबसे पहले समझाया जाएगा जो अगर डाउट होगा आप लोग का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू बेटा।